जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम रीट पात्रता परीक्षा के लिए लेवल 1 का जो माइनर टेस्ट है वो हल करने वाले हैं। आपको इस YouTube चैनल के ऊपर जितने भी कलाम एकेडमी के द्वारा माइनर और मेजर टेस्ट जो करवाए जाएंगे, लेवल 1 के हो चाहे लेवल 2 के हो, वो सभी आपको सॉल्यूशन के तहत मिलने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले भी हमने पिछली रीट हुई थी उसमें भी हमने उपलब्ध करवाए थे, और इस बार भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम सभी पेपर है वो आप तक पहुंचा दें, जिससे आपको भी फ़ायदा हो जाए और आपके टेस्ट है वो आप तक पहुंच जाए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। साथ ही साथ हमसे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो। जो भी आपके बड़े भाई बहन है, जो भी आपके परिवार में आसपास में, आपने कभी भी जिक्र सुना होगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है आपको अध्यापक बनने के लिए, विद्यालय ज्वाइन करने तक आपका साथ है वो लगातार है वो देता रहेगा। चाहे वो ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में खबरें हो, चाहे वो रिजल्ट के बारे में हो, चाहे वो कुछ कंटेंट के बारे में हो, आप तक जरूर आपकी हेल्प है वो करते रहेंगे। तो आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं लेवल 1 के जो पहला जो माइनर टेस्ट है उसका हल आज इसमें वीडियो में हम करने वाले हैं। तो लगातार आप है वो चैनल से जुड़े रहना और वीडियो को सब जगह शेयर जरूर कर देना। तो देखो हम शुरू कर लेते हैं सीधा, हम और ज़्यादा टाइम है वो ख़राब नहीं करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी बालक की वर्दी के संबंध में सही कथन क्या है। बालक की वर्दी के संबंध में सही कथन पूछा है कि कौन सा इसमें, और इसमें 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। तो इसमें बोला है कि जो वर्दी है यह अधिगम और अनुभव का परिणाम है। सही कथन पूछा है, तो क्या वर्दी है वो अधिगम और अनुभव का परिणाम होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद में इन्होंने पूछा है कि यह शरीर में आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता, और यह शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन है। तो देखो जो वर्दी है उसके संबंध में ये दोनों ही सही नहीं है। इसमें यह आएगा कि यह कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन निहित है। अवयवों के आकार में परिवर्तन है वर्दी के संबंध में, ये कथन है वो सही हो जाएगा। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में देखो इसमें लिखा है कि निम्न में से विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो देखो विकास है वो नियमित न होकर लयात्मक होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो विकास है वो नियमित नहीं होता, लयात्मक होता है। और विकास है वो वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता। तो ये भी बिल्कुल सही है कि विकास जो है वो रेखीय नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है। और उसके बाद में इन्होंने बताया है कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा कि प्रत्येक अवस्था के क्या होते हैं, अपने खतरे होते हैं, जो आगे के लिए भी संभावना पैदा कर देते हैं। और लास्ट बचा इसमें बाद का विकास प्रारंभिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि गलत है, क्योंकि जो प्रारंभिक विकास है वो बाद के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? 4। उसके बाद में 3 नंबर प्रश्न दे रखा है, देखो कि उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित सही समूह है। उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित सही कथन इन्होंने पूछा है। 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा कि जो उत्तर बाल्यावस्था है उसमें खेलने की आयु है, बिल्कुल सही बात है। और ये मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, बिल्कुल सही बात है। और समलैंगिक भाव इस अवस्था के अंदर होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए टेस्ट जो है वो लगातार हम इस कंटेंट में थोड़ा सुधार भी करते रहेंगे। आपके लिए अलग से जो चीज़ें इसमें बताने लायक है वो भी आपको धीरे धीरे जरूर निश्चित रूप से हम बताना शुरू करेंगे। विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो विकास का ऐसा के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की जो व्याख्या की जाती है, इसमें पूछा है सामाजिक में, संज्ञानात्मक में, नैतिक में और गतिक विकास में। तो कौन सी में की जाएगी? जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें तर्क चिंतन और समस्या समाधान की क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। उसके बाद में हम देखें 5 नंबर प्रश्न है। इसमें दे रखा है कि किशोरावस्था में मांसपेशियों का वजन कुल वजन का होता है। तो देखो जो किशोरावस्था होती है उसमें मांसपेशियों का कितना वजन होता है, शरीर के हिस्से का कितना प्रतिशत वजन है वो मांसपेशियों का होता है। तो इसमें लगभग 44% बताया जाता है। तो इसमें स्टिक ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है? लगभग 45%। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो लिखा है इसमें कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बालक आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसके अनुसार पूछा है कि बालक आत्म केंद्रित हो जाते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो इसमें यह पूछा गया, उनके स्तर पूछे गए हैं, क्योंकि कोलबर्ग ने कुछ स्तर बताए थे और उन स्तर में पूछा है कि कौन से स्तर में इस प्रकार की जो कंडीशन है वो आती है। तो 6 नंबर में क्या हो जाएगा? पहले स्तर के दूसरे चरण में ये चीज़ है वो हो जाएगी, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 7 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं है। जो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसमें कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो वस्तु स्थायित्व, अहम केंद्रवाद, पंक्तिबद्धता और जीववाद। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो नहीं होगा, ये पूछा है। तो देखो वस्तु स्थायित्व पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है, और अहम केंद्रवाद बिल्कुल आ जाता है, और जीववाद भी आ जाता है, क्योंकि वो जो जीववाद के अंतर्गत जो निर्जीव वस्तु है उनको भी जीव समझने की भूल है वो रखता है। लेकिन जो पंक्तिबद्धता है ना वो इसमें नहीं होती है, श्रेणीबद्धता। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें प्रश्न के अनुसार सही हो जाएगा। 8 नंबर इसमें बताया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी और नई अवधारणाओं के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है। जो पुरानी जो अवधारणाएं और नई अवधारणाएं इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने का काम कौन करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा?
साम्य धारण, क्या हो जाएगा? साम्य धारण। इसमें स्कीमा, समंजन और अनुकूलन नहीं आएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं 9 नंबर में कि निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत युग्म का चयन करना है, तो इसमें कुछ स्तर बताए गए हैं, ठीक है। तो विश्वास बनाम अविश्वास की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होती है? आशा। और जन्नात्मक बनाम स्तरमात्रा में क्या होता है? प्रेम। पहल बनाम दोष में क्या होता है? उद्देश्य। और स्वायत्तता बनाम लज्जा में क्या होती है? इच्छा शक्ति। इसमें से पूछा है कि गलत युग्म कौन सा है इसमें। तो देखो, जो विश्वास बनाम अविश्वास होती है उसमें बिल्कुल आशा होती है, जो शुरुआत की जो कंडीशन बता रखा है इसमें। और जन्नात्मक बनाम जन्नात्मकता बनाम स्थिरता के अंदर बताया कि प्रेम, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहल बनाम दोष में उद्देश्य होता है, और स्वायत्तता बनाम लज्जा में क्या होता है? इच्छा शक्ति होती है। उसके बाद में इन्होंने पूछा है कि ब्रिजेश के अनुसार 1 माह के बालक में निम्नलिखित में से कौन सा संवेग दृष्टिगत नहीं होता। तो जो 12 महीना का जो एक बालक होता है ब्रिजेश के अनुसार, उसमें कौन सा जो संवेग है वो दृष्टिगत नहीं होता है? भय, कष्ट, ईर्ष्या और क्रोध। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? ईर्ष्या है, वो 12 महीने के जो बच्चा होता है उसमें नहीं होती है। किशोर के सामाजिक व्यवहार में दृष्टिगत होता है। जो किशोर होता है उसके सामाजिक व्यवहार में दृष्टिगत क्या चीज़ होती है? तो देखो, जो किशोर होगा वो आज्ञा पालन नहीं करेगा, उसके अंदर स्थिरता नहीं होगी, और विद्रोही प्रवृत्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो किशोर होता है तो उसमें क्या होती है? विद्रोही प्रकृति होती है, और यही पूछा इन्होंने। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है इसमें से ये पूछा है। तो देखो, एक सतत प्रक्रिया विकास बिल्कुल से, एक गतिशील प्रक्रिया, एक पूर्वानुमानी प्रक्रिया और एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया, ये इसमें बताया गया है। तो एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया है वो विकास है, वो नहीं होता, ये पूछा है, तो ये नहीं होगा। छद्म परिपक्वता की अवस्था कौन सी है? तो छद्म परिपक्वता की अवस्था कौन सी होती है? उत्तर बाल्य अवस्था है, वो छद्म परिपक्वता की अवस्था के अंतर्गत आती है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसके द्वारा? तो 20वीं जो शताब्दी होती है वो बालक की शताब्दी कहा जाता है, ऐसा कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का। विकल्प इस प्रकार है, इसमें दे रखा है 15 नंबर में। विकास इस प्रकार, ये पूछा इसमें, विकास इस प्रकार है: सेफ लो समीपस्थ दिशा, सेफ लो डिस्टल दिशा, सेफ लो कोडल दिशा, अप्रोक्सिमो कोडल दिशा। तो विकास किस प्रकार से होता है ये इसमें हमें पूछा गया। तो 15 नंबर में क्या हो जाएगा? सेफ लो कोडल दिशा के अंदर विकास है वो होता है, ठीक है। और उसके बाद में विकास के क्रम में, शायद यह प्रश्न आपको नज़र नहीं आया लेकिन मैं बोल के बता देता हूँ। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय विकसित करते हैं, कौशल विकसित करते हैं, यह दर्शाता है। तो इसमें पूछा गया है, इंग्लिश में इसमें लिखा गया चिल्ड्रन डेवलप ग्रोस। इसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन मैं बता देता हूँ हिंदी वाला, कि विकास के क्रम में बच्चे हैं वो सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल है वो विकसित करते हैं, यह दर्शाता है कि विकास। आपको पता होगा कि जो हल्के फुल्के काम और हार्ड काम जिनमें ज़्यादा जोर आता है, तो इस प्रकार से आपने सिद्धांत देखे हो, तो उसमें पूछा है कि कहाँ तक करता है। तो 16 नंबर में क्या आ जाएगा? इसमें 4 नंबर समीप दुर्गा, इसमें आ जाएगा, इसमें दे रखा है समीप, और आगे दे रखा भाई दुर्भाभिमुख दे रखा होगा, शायद इस प्रकार से ये नाम होता है, वही इसमें ऑप्शन में सही हो जाएगा। और आप देख सकते हो प्रोक्सिमो डिस्टल इसमें दे रखा है इंग्लिश के अंदर, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए। किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए। तो इसमें पूछा है कि पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन, दंड देना, कक्षा कक्ष में कठोर अनुशासन बनाना और शिक्षण की परंपरागत विधियों का उपयोग। तो देखो, जो किशोर के उचित संवेगात्मक विकास के लिए, जो किशोर जो बालक और बालिकाएं होती है उनका विकास अच्छे से हो, तो एक शिक्षक क्या करे विद्यालय के अंदर? तो उनको दंड देगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कक्षा कक्ष में कठोर अनुशासन, तो ये भी देखो कठोर अनुशासन भी नहीं होना चाहिए, लचीला होना चाहिए उसमें। और शिक्षण की परंपरागत विधियों का उपयोग और पाठ्येतर कार्यक्रम का रोचक रूप में आयोजन। तो मेरे ख्याल से 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि रोचकता आएगी तो वो सीखने में ज़्यादा रुचि दिखाएगा। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित कीजिए। तो पियाजे के अनुसार जो नैतिक विकास की जो अवस्था है उनको इंगित करना है: संक्रमण की अवस्था, संकल्पना अधिगम अवस्था, रचनात्मक अवस्था और आत्म केंद्रीयता अवस्था। तो इनमें से नैतिक विकास की अवस्थाएं बतानी है पियाजे के अनुसार। तो इनमें कौन कौन सा आ जाएगा? एक तो संक्रमण की अवस्था और एक आत्म केंद्रीयता की अवस्था। ये जो अवस्थाएं हैं वो पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की हैं। उसके बाद में हम बात करें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? मूर्त जो संक्रियात्मक सोच है उसको पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग कौन से करते हैं, ये इसमें पूछा गया 19 नंबर में। तो क्या आ जाएगा? संरक्षण।
उसके बाद में 20 नंबर में पूछा है कि बालक का विकास प्रभावित होता है, तो बालक का विकास जो है वो किससे प्रभावित होता है, तो देखो वंश क्रम से भी होता है और वातावरण से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर दोनों से। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है, एक किशोर का जो शारीरिक विकास है उसका मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाएगा, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा है, वो शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है, तो कौन सी जो किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता कौन सी नहीं है, इसमें से ये पूछा गया है। और इसमें 4 ऑप्शन है। साथी समूह का प्रभाव, नया सामाजिक समूह, पहचान की खोज, अभिभावकों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध। तो देखो किशोर है वो उसके ऊपर अपने जो साथी का जो समूह होगा उसका प्रभाव उस पर देखने को मिलेगा, नया सामाजिक समूह मिलेगा क्योंकि वो अलग अलग लोगों से मिलेगा, और पहचान की खोज है वो उसको जरूर रहेगी, लेकिन अभिभावकों के साथ कभी भी सामंजस्य है वो नहीं बिठाएगा, उसके साथ विरोधाभास रखेगा। तो 4 नंबर इसमें क्या हो जाएगा, विशेषता नहीं होगी। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है, किस चीज़ के अंदर 6 से 10 साल का बच्चा रुचि रखता है, तो किस में लेगा, वो विद्यालय के अंदर। तो एक ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। तो जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं कि जो एक जो बच्ची होती है वो रस्सी कूद खेल रही होती है लेकिन वो रस्सी से आउट हो जाती है, तो वो मानती है कि वो आउट नहीं हुई, उसको रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। तो इस प्रकार की जो अवस्था है वो बच्चे किस अवस्था के अंदर तर्क देते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो कौन सी में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे होंगे उसमें ये इस प्रकार से तर्क दिए जाएंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें बालक के वस्तु स्थायित्व की जो स्थिति होती है वो कब प्रदर्शित करता है, इसमें यह पूछा कौन सी अवस्था में, तो कौन सी में, संवेदी परक चरण के अंदर वो प्रदर्शित करेगा। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं, यह संबंधित है। तो किससे संबंधित होगा, ये स्वयंगात्मक विकास से। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन है कि विकास के फलस्वरूप है वो व्यक्ति में नवीन विशेषता और नवीन योग्यता है वो प्रकट होती है, यह कथन किसका ये पूछा है, तो किसका हो जाएगा, ये हरलोक का। शीर्ष पदोमुख सिद्धांत कहता है कि शेषावस्था में, जो शीर्ष पदोमुख जो का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि शेषावस्था में क्या हो जाएगा, इसमें विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। तो सबसे पहले विकास किसका, सिर का, उसके बाद में धीरे धीरे पूरे शरीर में पैरों की तरफ बढ़ जाता है। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है वो प्रारंभ होती है, अवस्था पूछी है किशोरावस्था के दौरान की, तो औपचारिक कार्यात्मक अवस्था है वो प्रारंभ होती है। 35 में है कि निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं, तो वृद्धि और विकास है वो आपस में किस प्रकार से जुड़े, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 35 नंबर के अंदर। तो इसमें देखो शारीरिक रूप से भी जुड़े हैं, बौद्धिक रूप से भी जुड़े हैं, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक सभी प्रकार से ये आपस में जुड़े हैं, तो उपयुक्त सभी। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, तो कौन सी अवस्था के जो बालक है वो अपना जो समकक्ष जो वर्ग होता है उसके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था के बच्चे। 37 नंबर है कि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम इसमें पूछा गया है। तो संवेदी चालक चरण होगा पहला, उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक चरण, उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक चरण और उसके बाद में औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसमें एक नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। लेओ वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, जो ये मनोवैज्ञानिक है वो विकास के बारे में क्या सोचते हैं, ये इनसे पूछा गया। 29 नंबर के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। उससे पहले क्या था, 28 नंबर था ना, 28 नंबर में देखो, अच्छा 37 नंबर था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेओ वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास है, तो 29 नंबर में इसमें पूछा गया। तो विकास क्या होता है कि सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, ठीक है। 30 नंबर में है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो पियाजे के ठोस संक्रियात्मक अवस्था के समानांतर है वह है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो पियाजे के ठोस संक्रियात्मक अवस्था के समानांतर है वह कौन सी है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, संकेतात्मक अवस्था है वो इसमें हो जाएगी। 18 से 12 वर्ष की आयु के बालक का संबंध पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था से, जो 18 से 12 वर्ष का जो बालक होता है किस अवस्था में शामिल होता है, ये इसमें पूछा गया 31 नंबर में। तो कौन सी में, नैतिक समानता में। बिरजेज के अनुसार उत्तेजना किस विकास का भाग है, जो उत्तेजना है वो कौन से विकास का भाग होता है, ये इसमें पूछा गया 32 नंबर में। तो कौन से का हो जाएगा, संवेगात्मक विकास का।
नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई गई मिठाई को खाने से रोकती है क्योंकि वह पकड़ी जाएगी, तो उसको डर है। तो इन्होंने पूछा कोलबर्ग के अनुसार कि नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो कौन सी में होगी? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, इस अवस्था में ये बच्ची होगी। पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा गया है। जो पियाजे का जो प्रतिपादित जो सिद्धांत है बालक का संज्ञानात्मक विकास के संबंध में, तो 7 से 12 वर्ष का जो बालक होगा वो कौन सी अवस्था में आएगा? 43 नंबर में ये पूछा है, तो कौन सी में होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था है। सामाजिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें बालक क्या बनाए? समूह बनाए, तो अवस्था इसमें कौन सी होगी? तो 44 नंबर में बाल्य अवस्था में क्या बनाएगा बालक है? वो समूह बनाने लग जाएगा। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में पूछा इन्होंने। वैलेंटाइन के अनुसार शेषवा अवस्था है। वैलेंटाइन के अनुसार शेषवा अवस्था है क्या है? सीखने का आदर्श काल, क्योंकि सबसे ज्यादा सीखता है इस अवस्था में। किशोरावस्था का वह काल जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं, यह किसने कहा? कि किशोरावस्था है वो वह काल होता है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं, यह कथन है वो किसने कहा? तो 46 नंबर में जर्सिल्ड ने कहा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, यह कथन है किसका? किसके बारे में? तो यह है मानसिक विकास का। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है इसमें यह पूछा गया 38 नंबर में। तो कौन सी नहीं है? तीव्र समायोजन की अवस्था है वो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि समूह का महत्व होता है, मानसिक विकास और शारीरिक विकास इसमें होता है। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनिभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में वह अवस्था कहलाती है। तो पियाजे की जो विकास की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में ये कहा है कि ऐसी अवस्था जिसमें बालक अनिभिज्ञ रहता है और यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी उसके बारे में वो अस्तित्व में, ये अवस्था कौन सी है? तो 39 में क्या हो जाएगा? संवेदी गमक अवस्था, जो शुरुआत की अवस्था उसमें। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की 5वीं अवस्था, कोलबर्ग के जो नैतिक विकास उसकी 5वीं अवस्था हमसे पूछा है कि कौन सी होगी? तो सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार है वो 5वीं अवस्था हो जाएगी। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है, संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक इसमें पूछा गया तो क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता। मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो मौजूदा जो ज्ञान है उसमें नई जानकारी शामिल करने की प्रक्रिया है वो उसको हम क्या कहेंगे? आत्मसातीकरण है वो कहेंगे। निम्न में से किस विशेषता को समझाने के लिए पियाजे ने 3 पर्वत समस्या का प्रयोग किया? जो पियाजे ने 3 पर्वतों के सामने एक बच्ची को बिठाया और हर बार अलग अलग जो पूछा था, ये किस विशेषता को समझाने के लिए पूछा था, ये इन्होंने पूछा है। तो इसमें 48 नंबर में क्या हो जाएगा? अहम केंद्रवाद। 48 नंबर में क्या हो जाएगा? अहम केंद्रवाद। 48 नंबर प्रश्न में क्या पूछा इन्होंने कि निम्नलिखित में से किस विशेषता को समझाने के लिए पियाजे ने 3 पर्वत समस्या का समाधान किया, ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें किसका प्रयोग किया था? एम केंद्रवाद के प्रयोग है वो, एम केंद्रवाद में पियाजे ने प्रयोग किया था 3 पर्वत का प्रयोग। ब्रूनर द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। ब्रूनर द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? तो 49 नंबर के अंदर क्या हो जाएगा? प्रतीकात्मक अवस्था है वो सर्वोच्च अवस्था होती है संज्ञानात्मक विकास की। और उसके बाद में देखो हाइंज डिलेमा का संबंध किस सिद्धांत से? हाइंज डिलेमा का संबंध है वो कौन से सिद्धांत के अंदर आता है? तो वो आ जाएगा कोलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित। मनोसामाजिक विकास में विश्वास बनाम अविश्वास विकास के निम्नलिखित में कौन सी अवस्था है? तो देखो जो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें अलग अलग है वो अवस्थाएं बताई गई थी, उनमें विश्वास बनाम अविश्वास है वो अवस्था है वो किससे संबंधित ये पूछा है? तो किससे हो जाएगी? शेष अवस्था से, माता पिता का जो प्यार है उससे संबंधित। ब्रॉन फेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार बालक के माता पिता के कार्य क्षेत्र का परिवेश व संतंत्रण किस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है? इसमें अलग अलग बताए गए थे, जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बताए गए थे, लघु मध्य इस प्रकार से। तो ये कौन से मंडल में आ जाएगा? स्थानांतरण। तो 52 नंबर में क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा इसमें आपका 100 तंत्र के अंतर्गत। क्या आ जाएगा? 100 तंत्र के अंतर्गत है वो आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक कौशल के बारे में हमसे पूछा गया है 53 नंबर प्रश्न के अंदर। तो क्या है? तैरना। तैरना एक हार्ड प्रक्रिया और स्थूल गतिक के अंदर आ जाएगा। पियाजे के अनुसार एक बालक द्वारा निर्जीव वस्तुओं का सजीव चित्रण करना कहलाता है तो क्या कहलाता है? जीववाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीववाद कहलाएगा। उसके बारे में बाद में पूछा है
आगे पूछा है कि निम्नलिखित में से शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र हमसे पूछा गया। तो इसमें देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हड्डियों का मजबूत होना, स्नायु मंडल, तो इसमें क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है, ये भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। एक कथन है ये, या परिभाषा मान सकते हो कि विभिन्न व्यक्तियों का जो विकास की जो गति होती है ना वो अलग अलग होती है, और ये भिन्नता है वो विकास के संपूर्ण काल में यथावत रहती है। ये परिभाषा किसने दी? तो 56 नंबर में डगलस और हॉलैंड ने दी। निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथनों की पहचान करो। तो देखो विकास सार्थक अभिवृद्धि के अभाव में असंभव है, और वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। इनमें से हमें सत्य कथन पहचानने। तो इसमें देखो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक बिल्कुल होते हैं, विकास सार्थक अभिवृद्धि के अभाव में असंभव है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें केवल 2 नंबर ऑप्शन सी होगा। व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है कहलाता है। व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है क्या कहलाएगा? स्कीम कहलाएगा। नियमों एवं परंपराओं का तार्किक व आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस सोपान के अंतर्गत आता है? तो देखो नियम एवं परंपराओं का जो तार्किक और आलोचनात्मक ढंग से जो मूल्यांकन है वो कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत के सोपान के अंतर्गत आएगा, ये हमसे पूछा है, और 62 नंबर प्रश्न है। तो इसमें कौन से में पूछेगा? सामाजिक अनुबंध उन्मुखता के अंदर। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। बालक की जो सोच अमूर्तता की अपेक्षा क्या होती है? मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? 12 से वयस्क तक। कौन सी हो जाएगी? 12 से वयस्क तक हो जाएगी। 63 में नहीं, 7 से 12 तक भाई। अमूर्त से मूर्त अनुभव की ओर क्या होगा? 7 से 12। निम्न में से कौन सी विशेषताएं बाल्यावस्था की है? तो कौन सी विशेषताएं वो बाल्यावस्था की है? शारीरिक व मानसिक विकास पूर्णतः स्थिर और संग्रह की प्रवृत्ति। तो देखो बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास पूर्णतः स्थिर और संग्रह की प्रवृत्ति, ये हमें बताया गया। तो 64 नंबर में क्या हो जाएगा? संग्रह की प्रवृत्ति तो होती है लेकिन शारीरिक और मानसिक विकास स्थिर नहीं होता है। निम्न में से कौन सा कथन उत्तर बाल्यावस्था की सामान्य विशेषताओं से संबंधित है? उत्तर बाल्यावस्था की जो सामान्य विशेषताएं उनके बारे में हमसे पूछा है कि माता पिता के दृष्टिकोण से उत्पत्ति अवस्था और कामोत्तेजना की दृष्टि से सुप्त अवस्था। 65 नंबर में तो क्या हो जाएगा? इसमें दोनों ही विशेषताएं हैं वो उत्तर बाल्यावस्था की सामान्य विशेषताएं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता पूछिए कि अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था और खिलौनों की आयु। पूर्व बाल्यावस्था के बारे में हमसे पूछा गया 59 नंबर में। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों ही, क्योंकि इसमें अनुकरण करेंगे, प्रश्न ज्यादा करेंगे और खिलौनों की आयु तो बिल्कुल होती है। संज्ञानात्मक विकास का वह स्तर जहां बालक स्वयं पहुंच सकते हैं एवं संज्ञानात्मक विकास का वह स्तर जहां किसी की सहायता से पहुंचा जा सके, वयोगोत्स के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार इनके बीच का अंतर। तो देखो संज्ञानात्मक विकास में वह स्तर जहां बालक खुद पहुंच जाए, जो वास्तविक विकास हो गया, और संज्ञानात्मक विकास का वह स्तर जहां किसी की सहायता से पहुंचे। ठीक है, तो ये पूछा है, इनके दोनों के बीच का अंतर पूछा है कि ये क्या किस विकास के अंतर्गत शामिल होगा। तो किस में होगा? ये समीपस्थ विकास क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। मानव विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक कौन सा है? जीवन में घटित घटनाएं और दुर्घटनाएं, परिवार एवं विद्यालय और आनुवंशिकता। मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक इसमें पूछे गए। तो कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? एक तो जीवन में घटित घटनाएं और दुर्घटनाएं, और परिवार और विद्यालय है वो प्रभावित कर देंगे, आनुवंशिकता नहीं करेगी। कोल व बुर्श ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। कोल व बुर्श ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। तो ये पूछा है हमसे 66 नंबर में। तो कौन सी? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को। किसने? कोल व बुर्श ने। सृजनात्मक क्रियाओं के प्रारंभ की अवस्था कौन सी है? सृजनात्मक क्रियाओं के प्रारंभ की अवस्था कौन सी है? तो 67 में हो जाएगा बाल्यावस्था। बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है, यह कथन किसका है? जो बालक का जो जितना विकास, मानसिक विकास जो होता है उसका आधा है वो 3 वर्षों में हो जाता है, यह कथन किसने कहा? तो 68 नंबर में क्या हो जाएगा? गुड एनफ। गुड एनफ 2 नंबर वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते। दो के मानव विकास है वो आजीवन चलता रहेगा, और 2 व्यक्तियों का विकास है वो बराबर नहीं होगा, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो 69 में क्या? समान प्रतिरूप का सिद्धांत। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चे उंगलियां और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करते हैं। यह इस प्रकार की प्रगति है। तो कौन सी हो जाएगी इसमें? 70 नंबर में प्रोक्सीमोडिस्टल प्रकृति, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्ति अपने मत और दृष्टिकोण को ही महत्व देता है, दूसरों के मत को नहीं।
नहीं समझ पाता यह कथन किशोरावस्था की किस विशेषता से संबंधित है। जो व्यक्ति है वो मत और दृष्टिकोण को, अपने मत और दृष्टिकोण को क्या देगा, महत्व। दूसरों के मत को नहीं समझेगा। यह कौन सी अवस्था में आएगा, 73 नंबर में। तो क्या हो जाएगा, अहम केंद्रवाद। उसके बाद में रॉबर्ट एवरेस्ट के अनुसार मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्यों में शामिल नहीं है। रॉबर्ट जो एवरेस्ट है उनके अनुसार मध्य बाल्यावस्था के जो विकासात्मक कार्य है उसमें शामिल कौन सा नहीं है, 74 नंबर। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो, साधारण खेलों के लिए शारीरिक कुशलता हासिल वो सीखना शुरू कर देगा, बिल्कुल सही है। नैतिक व अन्य मूल्यों का विकास उसमें हो जाएगा। लैंगिक भूमिका को समझेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त है वो नहीं कर पाएगा। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर पर बालक यह मानता है कि जो कुछ भी बड़ों नियमों, कायदों और आदि के द्वारा तय किया जाता है यह उचित और सही है। मतलब जो नियम कानून कायदे जो बड़े निर्धारित करते हैं वो सही है और उचित है और उन्हीं के अनुसार काम होना चाहिए। ये कब कौन सी अवस्था में मानते हैं, तो 75 में क्या हो जाएगा, नैतिक यथार्थता की अवस्था में। किशोरावस्था में बालक अच्छाइयों से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्राइड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा कि किशोरावस्था में बालक है वो अच्छाइयों से तैयार होते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं तथा केवल अपने आप से ही प्यार करते हैं। फ्राइड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा, यह हमसे पूछा है। तो क्या कहा है, आत्ममोह और खुद से प्यार। बालक सहयोगात्मक खेलों में अधिक रुचि लेने लगते हैं। यह उक्त कथन जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर को संदर्भित करता है। बालक है वो सहयोगात्मक खेलों में अधिक क्या लेने लगे, रुचि। उक्त जो कथन है वो जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर को संदर्भित करता है, तो 71 में हो जाएगा नैतिक समानता। 72 नंबर प्रश्न में दे रखा है कि निम्नलिखित विकास के सिद्धांत और उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो समीप दुराभिमुख दिशा, तो ये किससे संबंधित हो जाएगी, सिर से पैर की ओर, और या फिर विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, तो इनको क्या करना है, हमें मिलान करना है 72 नंबर के अंदर। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख सकते हो। तो देखो, समीप दुराभिमुख दिशा, तो ये कौन से के अंतर्गत आ जाएगी, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। सिर पदाभिमुख दिशा, तो यह आ जाएगा सिर से पैर का क्रम। अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और अंतराव्यक्तिक क्या हो जाएगा, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। ये इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। मध्य बाल्यावस्था की अवधि है, मध्य बाल्यावस्था की अवधि कौन सी है, 77 नंबर के अंदर पूछा है। तो 6 से 11 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, बिल्कुल सही है कि विकास का जो एक पहलू होता है किसी दूसरी समस्या को प्रभावित करने की संभावना बिल्कुल रखेगा। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें बी और सी सही हो जाएगा। जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के तृतीय स्तर नैतिक सापेक्षता के अंतर्गत शामिल है। तो नैतिक सापेक्षता में कौन से शामिल होंगे, 79 नंबर में। तो इसमें कार्यों की व्याख्या है वो इसमें शामिल हो जाएगा। जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर बताए, तो नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर है जीन पियाजे के अनुसार, 3। बालक समस्या समाधान पर बहुत सारी संभावनाओं को तलाश लेता है, चाहे वे मूर्त हो या अमूर्त। उपयुक्त कथन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को संदर्भित करता है कि बालक समस्या समाधान पर बहुत सारी संभावनाओं को तलाश लेता है, चाहे वो मूर्त हो या अमूर्त। तो कौन सी अवस्था को संदर्भित करेगा, 81 नंबर में हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन। तो 82 में क्या हो जाएगा, एरिक इरिक्सन। किस आयु तक बच्चा अपनी अनुपस्थिति में आंशिक रूप से छिपाई गई वस्तुओं का पीछा करना शुरू कर देता है। कौन सी आयु का बालक होता है जहां से वो क्या करेगा कि आंशिक रूप से जो वस्तु छिपाएंगे उसका पीछा करना शुरू करेगा। तो 83 में हो जाएगा 8 माह का। एक व्यक्ति को गुण व अवगुण केवल अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि अन्य सभी पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। यह उपयुक्त कथन वंशानुक्रम के किस नियम या सिद्धांत को संदर्भित करेगा कि जो व्यक्ति के गुण और अवगुण है वो माता पिता ही नहीं अन्य जो पूर्वजों से भी होते हैं। तो यह कथन है वो वंशानुगत के क्रम के किस नियम या सिद्धांत को संदर्भित करेगा। तो 84 में हो जाएगा समानता का नियम। किस आयु तक का बालक मस्तिष्क पूर्णतः विकसित हो जाता है, कौन सी आयु तक बालक का जो मस्तिष्क का जो विकास है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। तो 85 में क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं, ये हमसे पूछा गया 86 नंबर में।
स्वार्थी और आत्म केंद्रित व्यवहार बिल्कुल होता है किशोर, ऐसा तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार बिल्कुल होता है। मानसिक विकास में तीव्रता होती है, लेकिन नैतिक भावना की प्रचुरता है, वो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। यदि बच्चे के पैर से तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर हो जाती है, फिर आगे से की ओर मुड़ जाती है। शिशु में पाया जाने वाला यह प्रतिवर्त कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? 87 नंबर में बेबेन्स्की कहलाएगा। एरिक एरिक्सन के अनुसार बालक में आसक्ति के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। आसक्ति के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था हमसे पूछा है, तो कौन सी? विश्वास बनाम अविश्वास, जो शुरुआत की है। बालक में सामाजिकरण की पहली पीढ़ी, सामाजिकरण की पहली पीढ़ी कौन सी है? 89 नंबर में हो जाएगा परिवार। एक बच्चा जो कि शब्द प्रवाह की क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगा, यह कथन किसके महत्व पर जोर देता है? एक बच्चा जो कि शब्द प्रवाह की क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगा, यह कथन किसके महत्व पर जोर देता है? तो 90 नंबर में क्या आ जाएगा? आनुवंशिकता को। बालक समाज की परंपरा एवं संस्कार कहाँ से सीखता है? तो परंपरा और संस्कार कहाँ से सीखेगा? 91 नंबर में परिवार से। जैविक संबंधों पर आधारित समाज की सबसे छोटी इकाई, जैविक संबंधों पर आधारित समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? 92 नंबर में परिवार। सामाजिक संरचना में परिवार की स्थिति होती है, सामाजिक संरचना में परिवार की स्थिति क्या हो जाएगी? केंद्रीय स्थिति होती है। संयुक्त परिवार की स्थापना का आधार क्या है? संयुक्त परिवार की स्थापना का आधार तो क्या हो जाएगा? समष्टिवाद। ईवीएस की क्वेश्चन आ गई है। भारत में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु कितनी है? तो लड़कों की और लड़कियों की जो कानूनी जो आयु है वो कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। तो 95 नंबर में 18 और 21। बालक विवाह रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बालक विवाह अवरोधक अधिनियम पारित किया गया? तो बाल विवाह अधिनियम कब पारित किया गया शुरुआत में? तो 1929 में, जो 1930 में लागू हुआ। बाल विवाह रोकथाम के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसने किए थे? समाजसेवी हरविलास शारदा के द्वारा किया गया। तो इनका संबंध कहां से था? अजमेर से। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो स्थापना कब हुई थी? 98 नंबर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 26 सितंबर 1994। सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी हमसे ये पूछा गया है 99 नंबर में। तो कौन सी हो जाएगी? बाल श्रम है, सागड़ी प्रथा है, कन्यावध है, दास प्रथा, त्याग प्रथा। तो ये क्या हो जाएंगे? सब। सामाजिक बुराइयां पाई जाती है तो किस में पाई जाएगी? एकल परिवार में भी होंगी, संयुक्त परिवार में होंगी, और गांव और शहरों सभी जगह है वो सामाजिक बुराइयां हैं वो होती है। मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार का निषेध हेतु संवैधानिक प्रावधान कौन सा हो जाएगा? इसमें 101 नंबर में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23। कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कारखाना अधिनियम है वो पारित हुआ था 1948 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल श्रम संशोधन अधिनियम लागू किया गया? बाल श्रम संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 103 में, 2016 में। गुटखे के सेवन से होने वाला रोग क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही इसमें हो जाएगा। तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन एल्कालॉइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो कितने प्रतिशत होगी? 1 से 8%। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि दर्द निवारक के रूप में काम में ली जाती है? दर्द निवारक के रूप में। तो 106 में क्या हो जाएगी? कोडीन। कश्मीर में तेज सर्दी से बचाव के लिए घुटनों तक पहने जाने वाला ऊनी वस्त्र क्या कहलाएगा? फिरन कहलाएगा। निम्न में से गोवा में पहने जाने वाला वस्त्र का सही प्रकार है, गोवा में जो वस्त्र पहना जाएगा उसका प्रकार पूछा है हमें, तो कौन सा? पानो बाजू। निम्न में से कौन सी सामग्री घर के फर्श बनाने में काम में नहीं आती है? तो कौन सी काम में नहीं आएगी फर्श बनाने में? 116 में सोपस्टोन। हमें सुमेलित करने हैं और इसमें असुमेलित बताना है हमें। इसमें सामने लिखा गया है वस्त्र और राज्य। लिंगजिया कहाँ का? हिमाचल प्रदेश। फुलकारी पंजाब की है। रिनसोसो असोम का है, लेकिन कुंटोपस महाराष्ट्र। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। शारदा एक्ट के अनुसार स्त्री और पुरुष की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? 14 और 18। सुमेलित करना है। गुरुपाद स्वामी कमेटी का गठन है वो कब किया गया था? तो कब किया गया था इसका? 1979 में। बागान श्रमिक अधिनियम कब आया? 1951 में। बाल श्रमिक प्रकोष्ठ की स्थापना 1990। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में। तो इसमें 1 2 3 4 हो जाएगा। शराब की लत किससे होती है? शराब की लत कौन सी से होगी? एथिल अल्कोहल से। राजस्थानी पुरुषों द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला शेरवानी जैसा वस्त्र क्या कहलाता है? अचकन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अचकन। निम्नलिखित में से मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन 66। ठीक है। घोड़ा, हाथी और मुर्गी के घर क्रम से। तो देखो घोड़ों का रहने का स्थल, हाथियों के रहने का स्थल या रखने का स्थल, या मुर्गियों का रखने का स्थल कौन कौन से होंगे, ये हमसे पूछा है 112 में। तो अस्तबल घोड़ों के रहने का, हाथियों का पीलखाना, और दड़बा मुर्गी का। डॉग फिश का आवास कौन सा होता है? तो 113 में क्या हो जाएगा? समुंदर।
जलीय ऑर्थोपोडा का श्वसन अंग है, जलीय जो ऑर्थोपोडा होता है उसका श्वसन अंग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, क्लोम। निम्नलिखित में से घर की छत बनाने में काम में कौन से नहीं आते, तो क्या काम में नहीं आता, जिप्सम काम में नहीं आता। किसी भी संख्या के लिए योज्य तत्समक होता है, तो योज्य तत्समक क्या होता है, 0। असत्य बताना है हमें 126 नंबर में। तो सभी प्राकृत संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण बिल्कुल होंगी, पूर्ण संख्या होती है सभी प्राकृत। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक बिल्कुल होंगी। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक बिल्कुल, लेकिन सभी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्याएं, ये गलत हो जाएगा। यदि हम एक धन पूर्णांक को दूसरे धन पूर्णांक से विभाजित करते हैं तो परिणामी संख्या कौन सी है। यदि एक जो धन पूर्णांक है उसको दूसरे धन पूर्णांक से विभाजित करें तो परिणामी संख्या कौन सी आएगी, ये हमसे पूछा गया 127 में। तो क्या आएगी, एक प्रीमेय संख्या आएगी, अप्रीमेय नहीं आएगी। असत्य कथन बताना है, सभी प्रीमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, तो 128 नंबर में हमें बताना है। तो बिल्कुल सही है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक बिल्कुल सही है, सभी पूर्णांक संख्या प्रीमेय बिल्कुल सही है, लेकिन सभी प्रीमेय संख्याएं प्राकृत हो यह जरूरी नहीं है। निम्न में से सत्य कथन नहीं है, प्राकृत प्लस प्राकृत क्या हो जाएगी, प्राकृत, बिल्कुल सही है 129 में। परिमेय को प्रीमेय से जोड़ेंगे तो प्रीमेय आएगी, बिल्कुल सही है। परिमेय को अप्रीमेय से जोड़ेंगे अप्रीमेय आएगी, लेकिन प्राकृत में से प्राकृत घटाएंगे तो प्राकृत आई, ये जरूरी नहीं है। जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक अन्य ऋणात्मक पूर्णांक में से घटाते हैं तो परिणाम का चिन्ह क्या होगा। एक जो ऋणात्मक पूर्णांक है उसको एक अन्य ऋणात्मक पूर्णांक से घटाएंगे तो चिन्ह कौन सा आएगा, ये हमसे पूछा है। तो कौन सा चिन्ह आएगा 130 नंबर में, पूर्णांक के संख्यात्मक मानों पर निर्भर करेगा परिणामी चिन्ह। किसी प्राकृत संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं होगा। तो देखो प्राकृत संख्याएं हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनका वर्ग करो, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का करेंगे 9, 4 का करेंगे 16, 5 का करेंगे 25, 6 का करेंगे 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। अब इसमें इकाई अंक के स्थान पर कौन सा नहीं आ सकता। तो 1 का वर्ग 1 मतलब 1 तो आ सकता है, 2 का वर्ग 4 मतलब 4 आ सकता है, तो 1 हटा दो। और उसके बाद में 3 का वर्ग 9, 4 का 16 मतलब 6, 5 का 5 5 25 मतलब 5 इकाई के स्थान पे आ सकता है, 6 का मतलब 36 6 आ सकता है, 7 का मतलब 49 9 आ सकता है, 8 का मतलब 64 मतलब 4 आ सकता है, 9 का मतलब 81 मतलब 1, लेकिन 2 कभी भी नहीं आएगा। 0 तो आ सकता है क्योंकि 10 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 100। निम्न में से प्रीमेय संख्या कौन सी इसमें से नहीं है, तो पाई क्या इसमें अप्रीमेय संख्या। ठीक है, किन्हीं भी दो प्रीमेय संख्याओं के मध्य कितनी प्रीमेय संख्या है, तो कितनी भी प्रीमेय संख्या इसके अंदर हो सकती है, तो क्या लिखेंगे अनंत। संख्या 2√45 प्लस 3√20/2√5 होगी, तो इसको आप सॉल्यूशन करके देखोगे ना तो 134 का उत्तर आ जाएगा प्रीमेय संख्या। अगर आप सॉल्यूशन नहीं करोगे, सीधा अनुमान के आधार पर दोगे तो आप ये उत्तर करोगे जो कि गलत हो जाएगा। निम्न में से अप्रीमेय है, अप्रीमेय क्या होती है उसके बारे में हमसे पूछा 135 में। तो अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं होती है अप्रीमेय संख्याएं। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहेंगे। वातावरण के अनुरूप पौधों और जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को हम क्या कहेंगे 120 में, तो क्या कहेंगे अनुकूलन। 121 में है कि निम्न में से सत्य कथन नहीं है कि एक अभाज्य संख्या का वर्ग एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। 121 में क्यों नहीं होता है, बिल्कुल होता है, सत्य कथन नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक 1, किसी भी संख्या को शून्य से भाग अपरिभाषित होगा। पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देने पर सदैव पूर्णांक प्राप्त होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें 121 में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से असत्य है, तो देखो ऋणात्मक मान जितना बड़ा होगा, जितना छोटा होगा उतना बड़ा, और जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 122 में हमसे पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, ये -6 की ओर खुला है क्योंकि ये बड़ा है किससे, -17 से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सभी प्राकृत संख्याओं के पूर्ववर्ती होते हैं और सभी प्राकृत संख्याओं के परवर्ती होते हैं, ये हमसे पूछा है 123 में। तो 123 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2। तो देखो सभी प्राकृत संख्याओं के पूर्ववर्ती हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्रवर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या और प्रवर्ती मतलब बाद वाली संख्या। मतलब 1 का क्या हो जाएगा पूर्ववर्ती 2 और पूर्ववर्ती 0, जो कि प्राकृत संख्या से बाहर हो जाएगा। निम्न में से असत्य है, असत्य क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा 124 के नंबर में। असत्य कथन हमसे पूछा है तो 124 में क्या हो जाएगा कि 2000 के प्रवर्ती का प्रवर्ती, तो 2000 का जो प्रवर्ती है वो क्या हो जाएगा 2001। ठीक है, और उसका क्या पूछा है, प्रवर्ती पूछा है, तो क्या हो जाएगा वो 2002। ठीक है, इसमें पूछा है कि 1 नंबर ऑप्शन में कि 2000 का पूर्ववर्ती मतलब 1999 और इसका पूर्ववर्ती मतलब 1998, बिल्कुल सही है ये। तो उसके बाद में हमें बताया कि 2000 के पूर्ववर्ती का प्रवर्ती, तो 2000 का पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, तो मतलब 1999।
इसका प्रवृत्ति मतलब वापस क्या आ जाएगा 2000, ये भी सही है। 2000 के प्रवृत्ति, 2000 का प्रवृत्ति क्या हो जाएगा 2001, और उसका क्या पूछा है 2000 के प्रवृत्ति का प्रवृत्ति, तो 2000 का प्रवृत्ति क्या हो जाएगा 2001, और उसका प्रवृत्ति क्या हो जाएगा 2002। तो इसमें 124 नंबर के अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 3 वाला। एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप होगा, एक अनुपात रहित जो संख्या उसका दशमलव स्वरूप क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो 136 में क्या होगा अन्य रहित व अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित होगा। 50 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो कितनी होगी 6। 9895 में 9 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर बताओ। तो देखो इस स्थानीय मान क्या होता है जहां संख्या होती है इकाई दहाई सैकड़े पे। तो पहले वाला 9 है वो एक तो 9 हो गया, उसके बाद कितने अंक हो रहा है 3, तो 9000 हो गया स्थानीय मान। ठीक है, दूसरे में कितना एक तो खुद हो गया और एक 0 आ गया तो 90। तो इनका अंतर क्या हो जाएगा 0 में से 0 इधर लेके आएंगे 10, 10 में से 9 गया 1 और इधर 9, तो अंतर कितना आ जाएगा इसमें हमें से ये पूछा है, और ये ऊपर 8 तो 8910 इनका अंतर हो जाएगा स्थानीय मानों का। 29,503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के जातीय मान में अंतर। तो देखो स्थानीय मान कितना होता है इकाई दहाई कौन से स्थान पे स्थित है, तो कौन से स्थान पे स्थित है 5 और आगे कितने अंक है 2, तो 500 होगा। 32,071 में 7 का जातीय मान, जातीय मान का मतलब होता है जो संख्या खुद है वो खुद का मान, तो कितना इसमें 7, तो अंतर कितना आ जाएगा 493। 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग, तो देखो पहले 2 का तो हो जाएगा 20, दूसरे 2 का क्या हो जाएगा 30, ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसमें 2020। 56,471 में 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में अंतर। तो देखो स्थानीय मान का मतलब है देखो 6 तो खुद हो गया, इसके आगे कितने अंक हो रहे हैं 3 अंक हो रहे हैं, तो ये तो हो गया स्थानीय मान। 4 का अंकित मान, तो 4 का अंकित मान क्या होता है खुद स्वयं संख्या ही होती है, तो इसमें से हम क्या करेंगे घटा देंगे, कितना आएगा 5996। 909.0909 का प्रसारित रूप क्या है, तो 142 में इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद में 8008.0088 का प्रसारित रूप कौन सा है, तो 143 में क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। किसी संख्या को 48 से भाग देने पर भागफल 13 तथा शेषफल 17 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो 48 से तो क्या दिया है भाग, भागफल कितना प्राप्त हुआ है 13, तो इनको क्या कर देंगे आपस में गुणा, और उसके बाद में क्या करेंगे जो भी यहाँ पे भागफल आएगा उसमें क्या करेंगे 17 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हल करेंगे तो 144 में क्या आ जाएगा 641। जब 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल, तो इसमें नियम होता है देखो 2 की पावर 31 है, तो इन 31 में क्या करो 4 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 4 7 28, कितना बच गया 3, तो 2 की पावर क्या हो गया 3। वो क्या जो पूरा पूरा भाग चला जाए ना 4 का वो क्या करो काट दो। 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 में अब 5 का भाग दो, तो 5 का भाग देंगे तो 5 से कम 5 शेष कितना बच गया 3, तो इसमें शेष भी कितना जाएगा 3। 273, 375, 478, 657 को 25 से विभाजित किया जाए, तो पहले तो इन सबको क्या करो ऐड कर लो, तो जोड़ो, उसके बाद में क्या दे दो 25 का भाग, या आप इस प्रकार से कर सकते हो अलग अलग भाग दो। 273 में आप 25 का भाग दो, फिर 375 में दे लो, 478 में दे लो, 457 में, जो भी इसमें शेष फल आए ना उनको जोड़ दो, और उसके पास में इकाई के स्थान पर जो अंक होगा वही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 146 में 8 सही हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन वाला। इसमें एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो 8 को विभाजित करने का नियम जो होता है उसमें होता है कि लास्ट के जो 3 अंक है उसमें 8 का भाग दो, तो 930 में 8 का भाग दे लो आप, तो 8 का भाग देंगे 8 एकम 8, 1 बच गया, 8 एकम 8 क्या बच गए 5 बच गए, 8 और 5 13, तो 50, 8 7 56, उससे पहले आप करो 8 6 के 48, तो ऑप्शन कौन सा 2, तो 2 नंबर ऑप्शन सही। 150 रुपये प्लस 55 पैसे प्लस 10 पैसे कितने होंगे, ये हमसे पूछा, तो आसान सा क्वेश्चन है और इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संख्या दे रखी है को पैसे को रुपए में बदलो, तो 100 पैसे में 1 रुपया होता है, इसमें क्या कर दो 100 का भाग दे दो, और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15,100 और 150 रुपये को जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा इसमें 16 65 000। तो ये देखो हमने पेपर है वो पूरा का पूरा लेवल 1 का करवा दिया है, जो भी आपका रीट लेवल 1 का जो पात्रता का पेपर है माइनर 1 टेस्ट वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया। दिन प्रतिदिन हम इसमें कंटेंट और बेहतर सुधार करेंगे, जो भी अन्य जो बातें प्रश्न से संबंधित है वो भी आपको धीरे धीरे बताना शुरू करेंगे। आज पहला टेस्ट था तो उससे मैंने क्या किया थोड़ा लाइटली करवाया, आराम से कुछ चीज़ें हैं वो मैंने बताई नहीं है, केवल प्रश्न है वो पढ़े हैं ज़्यादातर। मैथ में ज़रूर मैंने कुछ सॉल्यूशन बताए, लेकिन साइको वगैरह के अंदर भी हम जो भी अन्य जो हल होगा वो भी हम बताना शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना।